पुस्तक का नाम राजा जो कंचे खेलता था। लेखक H.C. मदन, अनुवाद दिव्या शुक्ला, चित्रण शैबाल चटर्जी, प्रकाशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। छोटा राज्य अंधेरे में डूब गया। वहां ना कोई मौज मस्ती थी, ना संगीत और ना हंसी की आवाज। लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। महल में दिए धीमी लौ में जल रहे थे। युवा शासक के शयन कक्ष के दरवाजे पर पर्दा लटका हुआ था और बाहर महल के नौकर चाकर दुखी बैठे हुए थे। कुछ धीमी आवाज में रो रहे थे। राजा बीमार था। उसका अंतिम समय नजदीक था। हफ्ता भर पहले अचानक किसी रोग ने राजा को आ घेरा था। प्रधानमंत्री के बुलावे पर आए दूर दूर के वैद्यों हकीमों ने जवाब दे दिया था कि राजा की बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। उन सब ने मिलकर हर कोशिश की, लेकिन मौत पर किसी का वश नहीं था। रानी बिस्तर के सिरहाने बैठी हुई थी। राजकुमार, जो अभी 9 साल का भी नहीं था, रानी मां के पास बैठा हुआ था। राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रानी बहुत दुखी थी और रो रही थी। जब रानी ने देखा कि उसके पति के होंठ कुछ कहने के लिए हिल रहे हैं, तो वो बात सुनने के लिए नीचे झुकी, लेकिन राजा की आवाज गले से नहीं निकली। राजा ने विदा लेती आंखों से उन्हें देखा। उसके हाथ हिले। रानी ने धीरे से बेटे के हाथ पति के हाथों में दे दिए। राजा ने बेटे के हाथों को एक पल के लिए थामा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हर तरफ रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। छोटा बालक बैठा बैठा चारों तरफ देखने लगा। जब उसने क्रंदन सुना तो उसने अपनी मां की तरफ देखा और उसे भी रोता हुआ पाया। वो बच्चों की तरह सुबक रही थी। ये देखकर बेटा भी रोने लगा। इसलिए नहीं कि उसके पिता चल बसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मां रो रही थी। बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। एक एक करके महल के सभी लोग उस कमरे में जमा होने लगे। राजा की मृत्यु के बाद उसके 9 साल के बेटे को नया शासक बना दिया गया। कुछ हफ्ते बीतने के बाद महल और बाहर राज्य में जीवन पहले जैसा सामान्य हो गया। 9 साल का नन्हा बालक राजा बनने का मतलब भी नहीं जानता था। सिर पर मुकुट उसे बहुत भारी लगता था और कीमती कपड़े और जेवर गरम व तकलीफदेह जान पड़ते थे। वो उनसे नफरत करता था, लेकिन बच्चों को बड़ों की आज्ञा तो माननी ही पड़ती है। नेक दिल प्रधानमंत्री को महत्व मिला और वो और अधिक व्यस्त रहने लगे। उसने रानी से कहा कि वो नन्हे राजा की पूरी तरह से मदद करेगा, उसका मार्गदर्शन करने में, उसे शिक्षा देने में और उसे एक अच्छा शासक व आदर्श राजा बनाने में भरपूर कोशिश करेगा। रानी मां चुप रही। वो बेटे को महल के अंदर घूमते फिरते देखती रहती थी। उसे मनचाहा कुछ भी करने देती। टोका टोकी बिल्कुल ना करती। प्रधानमंत्री ने नन्हे राजा के नाम पर शासन की बागडोर संभाली तो वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो पितृविहीन बालक के अभिभावक के रूप में स्वयं को राज्य का एक सेवक समझता था। उसके अंदर बालक को एक आदर्श राजा बनाने का उत्साह था, जैसे कि बालक के पिता और दादा थे। लगता था जैसे वो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी रहा हो। लड़के को खेलने कूदने में मजा आता था।
और कंचे खेलना तो उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। उसे कंचों से बहुत प्यार था। वो उन्हें जहां तहां से इकट्ठा करता रहता था। उसकी जेबें कंचों से भरी रहती थी, यहां तक कि सोने, चांदी और हाथी दांत की पेटियां व संदूकचियां भी कंचों से भरी थीं, जो उसे धनी लोगों से विशेष अवसरों पर उपहार के रूप में मिली थीं। पूरे महल में मेजों की दराजों में, गलियारों में टंगे पूर्वजों के राजसी चित्रों के पीछे भी कंचे रखे रहते। सभागारों में विभिन्न मुद्राओं में खड़ी मूर्तियों के पीछे भी कंचे पड़े रहते थे। उसके पास हर युग, आकार व रंग के कंचे थे। वो उन्हें छिपाने वाली जगह से बाहर निकालता और अपने हाथों में रखता। वो कंचों को अपने हाथों में इधर उधर हिलाकर देखता। कितने भव्य थे वो! फिर उन्हें लुढ़काने से उत्पन्न हुई खनखनाहट का संगीत सुनकर रोमांचित हो उठता। इधर उधर चलते हुए वो उनकी खनखनाहट से खुश होता था। प्रातः भागते भागते वो सिर्फ कंचों की आवाज सुनकर एकाएक रुक जाया करता था। उसने बहुत जल्दी ही उन्हें छिपाने की जगहें ढूंढ ली थी। पुराने अलंकृत पलंग के फ्रेम के नीचे, भारी पर्दों के पीछे, आड़ और कोनों में, या फिर और जो भी जगह मिले जहां प्रधानमंत्री के उन्नति, शासन कला और सरकार के बारे में दिए जाने वाले उपदेशों और भाषणों से बचा जा सके। प्रधानमंत्री हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था जब वो अपनी अंतहीन शिक्षाओं से राजकुमार के बाल मन को प्रशिक्षित कर सके। लेकिन राजकुमार बहुत तेज था और उसने प्रधानमंत्री के भारी पदचाप सुनकर या उसे देखकर रफू चक्कर होना सीख लिया था, और जहां भी जब भी कभी संभव होता वो कंचों से खेलने लगता। इतना प्यार था उसे कंचों से। मन ही मन वो उनसे बातें करता और उनके जवाब भी सुनता। रात में वो उन्हें सपनों में देखता था। प्रधानमंत्री चिंतित था। लड़का जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो समझना ही नहीं चाहता हो कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक राजा है जिसे राज्य के कामकाज को देखना चाहिए। उसकी इस बात में भी कोई रुचि नहीं थी कि प्रधानमंत्री उसे पालने पोसने और राजा की तरह पढ़ाने में कितनी तकलीफें उठा रहा है। मन ही मन प्रधानमंत्री इस बात से डरता था कि इस तरह से तो वो कभी भी इतिहास का महान प्रशासक और बुद्धिमान संरक्षक नहीं बन पाएगा, जिसके मार्गदर्शन ने युवराज को बनाया संवारा। वो राजसी परिवार का समर्पित सेवक था। वो अक्सर रानी के पास आता और लड़के पर और कड़े नियंत्रण की जरूरत की बात कहकर अपनी ईमानदारी निभाता था। वो सारा दिन खेलता है, शिकायत करता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को ही महसूस नहीं करता, बोलता ही रहता है। जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं है। रानी उसकी बातों को सुनती, अपना सिर हिलाती और कहती, शायद हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और खेलने देना चाहिए। वो अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा तो खुद बदल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अपने विचारों में इतना डूबा रहता कि उसे रानी की बातें शायद ही सुनाई देती। एक दिन उसने नन्हे राजा को आ घेरा और सख्ती, दयालुता, चतुराई और समझाने बुझाने के मिले जुले भाव से बात की। तुम्हें गंभीर होना चाहिए, उसने कहा। एक राजा के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी प्रजा की ओर ध्यान दे। क्या उसके स्वर में एक छिपी हुई धमकी और चेतावनी भी थी? लड़के के होंठ कांपने लगे। वो लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, सचमुच वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई खेले। मैं कंचे खेलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का दिल खुशी से उछल पड़ा। यही एक रास्ता है बच्चे में बदलाव लाने और उसके अपरिपक्व
और कोमल दिमाग पर प्रभाव डालने का। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, तुम्हारी ही उम्र का मेरा एक भतीजा है, मैं उसे महल में ला सकता हूं और तुम दोनों साथ में खेल सकते हो। उसे भी कंचे पसंद है और उसके पास उनका संग्रह भी है, हालांकि उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारे पास है। मुझे विश्वास है कि तुम्हें उसका साथ अच्छा लगेगा और तुम उसे अपना मित्र बनाना पसंद करोगे। नन्हा राजा उस लड़के से मिलने की उम्मीद में खुशी से उछल पड़ा। जो कंचे खेल सकता है और जिसके पास कंचों का अपना संग्रह है, वो कब आएगा? उसका नाम क्या है? क्या वो मुझसे लंबा है? क्या वो महल में कुछ समय के लिए ठहर सकता है? उसकी आंखें चमक उठी थीं। उसने जल्दी जल्दी कई प्रश्न कर डाले। प्रधानमंत्री खुश हो गया। इस नई दोस्ती और विश्वास में उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। अब वो इस अवसर का उपयोग करेगा और इसे एक योग्य शासक बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। उसका भतीजा आया। लड़कों में दोस्ती हो गई। वो महल में चारों तरफ दौड़ते, भागते, बातें करते और अपने क्रियाकलापों की चर्चा करते थे। और हां, खूब कंचे खेलते थे। अब नन्हे राजा के पास कोई था जिससे वो अपने मन की बात कह सकता था। उन्होंने एक दूसरे के कंचों को देखा, परखा और उनकी कमियां बताई। उन्होंने अपने कंचों को लुढ़काया और उनके बदलते हुए रंगों को देखकर खूब खुश हुआ। नन्हे राजा ने एक बड़े और लाल रंग के मोटे कंचे को अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच पकड़कर कहा, ये अद्भुत है। मैंने ऐसा कंचा पहले कभी नहीं देखा। ये सभी कंचों से बड़ा है। दूसरे लड़के ने जवाब दिया, तुम्हें ये कहाँ से मिला? याद नहीं, नन्हे राजा ने कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें बातों में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। आओ खेलें। उसने अपनी उंगलियों से एक झटके के साथ कंचे को चमचमाते फर्श पर इस तरह से फेंका कि वो चक्कर खाता हुआ उछलने लगा। सुंदर निशाना! प्रधानमंत्री का भतीजा चिल्लाया। ये बहुत बढ़िया था। और उसने राजा के इस प्रयास का जवाब अपने चमकदार नीले और पीले कंचे से दिया। लेकिन जिस समय ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, तब बाहर बड़े लोगों की दुनिया में कुछ और ही घट रहा था। पड़ोसी राज्य मवाना का शासक और उसके मंत्री नन्हे राजा के राज्य की ओर कूच करने की योजना बना रहे थे। लड़के के पिता के मरने की खबर उन तक पहुंच गई थी और उन्हें छोटे राज्य पर आक्रमण करने के लिए ये समय एकदम सही लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि वो राज्य आंतरिक कलह से कमजोर हो चुका होगा, इसलिए उसे हराना बहुत ही आसान है। इसलिए सभाएं हो रही थीं, विवरणों पर विस्तार से सोचा जा रहा था, परिणामों पर विचार किया जा रहा था और अंत में ये निश्चय किया गया कि मवाना की सेना पड़ोसी राज्य की तरफ कूच करके उसे अपने राज्य में मिला ले। वो राज्य मवाना के अधीन कर लिया जाएगा और मवाना के राजा द्वारा शासित होगा। एक बार यह निर्णय हो जाने के बाद सब कुछ तेजी से घटने लगा। नक्शे देखे जाने लगे। सेना कुशलता से अपने कार्य में जुट गई। आक्रमण के बारे में विस्तार से बातचीत होने लगी। आपातकाल घोषित कर दिया गया। लड़ाई की रिहर्सल की जाने लगी और हर तरफ जोश की लहर दौड़ गई। निश्चित दिन अपने पीछे धूल के बादल उड़ाते हुए एकाएक हजारों घुड़सवार सिपाही अपनी तलवारों को धूप में चमकाते हुए प्रकट हो गए। प्रतीक चिन्हों वाले झंडे हवा में फहरा रहे थे। घुड़सवारों के पीछे सैकड़ों हाथी चिंघाड़ते हुए अपने महावतों के साथ आ रहे थे। उनके पीछे पैदल सेना थी। उनकी रण ललकारें हवा को चीर रही थी। वो अपने अस्त्रों शस्त्रों को लहराते हुए जीत के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके भारी कदमों की आवाज से धरती कांप रही थी। जहां तक नजर जाती थी, सैनिकों के चमकते टोप ही नजर आ रहे थे। आकाश काला लग रहा था, जैसे मौत साक्षात सामने खड़ी हो।
पक्षी भांति भांति की आवाजें निकालते हुए उड़ गए। जानवरों में भगदड़ मच गई। पेड़ जैसे अपनी सांस रोके चुपचाप खड़े थे और घास की पत्तियां सहम कर एक दूसरे से सट गई। ऐसा था मानव निर्मित आंधी का प्रकोप। लेकिन नन्हे राजा के राज्य में जीवन मजे से चल रहा था, क्योंकि कोई भी मवाना की कायरतापूर्ण योजना और चालों को नहीं जानता था। कंचों का खेल बड़े केंद्रीय सभागार में चलता रहा। रसोई घरों में खाना हमेशा की तरह बन रहा था। राज्य में महल के बाहर दिन भर के काम से थके हुए आदमी चाय की चुस्कियां ले रहे थे और औरतें अपने घरों की दहलीज पर बैठकर सिलाई बुनाई करते हुए आपस में गपशप कर रही थी। बच्चे हमेशा की तरह स्कूल से लौटने के बाद चीखते चिल्लाते हंसते और भिन्न भिन्न तरह की आवाजें निकालते हुए इधर उधर भाग रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए थपकियां देते हुए गुनगुना रही थी। सूरज डूबने के साथ घरों में दिए जलने शुरू हो गए। एक शव को राम नाम सत्य है शब्दों का उच्चारण करते हुए शमशान घाट ले जाया जा रहा था। सभी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। आधी रात का समय था। अचानक प्रधानमंत्री को जगाया गया और सूचित किया गया कि मवाना की बड़ी सेना ने उस छोटे से राज्य को घेर लिया है। मवाना? प्रधानमंत्री ने अपने अंदर एक खोखलापन महसूस किया। वो जानता था कि उनका देश अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश के सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ ही देर में हार निश्चित है। प्रधानमंत्री को सबसे पहला विचार आया, इसे राज ही रहने दिया जाए। कोई दहशत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे लोगों के जीवन और उनकी संपत्ति की भारी क्षति होगी। और वो अपने पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। लगातार सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए। कुछ क्षणों के बाद उसने निर्णय लिया कि रानी को इसकी सूचना देनी चाहिए। ये उसका कर्तव्य था कि वो ऐसा करे। उसने रानी को संदेश देना शुरू कर दिया। लगातार संपर्क बनाए रखा और जो घटनाएं घट रही थीं, उनका विस्तार से विवरण देता रहा। किसी भी कीमत पर हमें इस खतरे को रोकना होगा जो हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। बिना शर्त हार माननी ही होगी। अतः अधिकारियों का एक छोटा सा दल आक्रमणकारी सेना के प्रधान सेनापति के पास बिना शर्त हार मानने का संदेश लेकर गया। अचानक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। घुड़सवारों ने घोड़ों को नियंत्रित कर लिया। महावत इधर उधर देखने लगे और समझ नहीं पाए कि आगे क्या किया जाए। पैदल सैनिक एक जगह खड़े खड़े बेचैन होने लगे। कार्रवाई रोक देने के निर्देश दिए जा चुके थे। तंबू तान दिए गए थे और कूच का निर्देश देने के बजाय अधिकारी उनके अंदर जाकर सलाह मशवरा करने लगे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने आक्रमण की कोई बात नहीं कही। सैनिक नहीं जानते थे कि एक बड़ा निर्णय लिया जा चुका है। मवाना के प्रधान सेनापति को छोटे राज्य में भेजा जाना था। उसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेना था, महल में प्रवेश करना था और राजा सहित सभी प्रमुख व्यक्तियों को बंदी बनाना था। सैनिकों ने बेचैनी में इधर से उधर घूमते हुए इंतजार किया और जब उन्होंने बिना शर्त हार की बात सुनी तो उन्हें लगा कि वो बेवकूफ बन गए हैं। खैर, प्रधान सेनापति अपने घोड़े पर चढ़ा। लगा कि वो जानवर भी अपने सवार के महत्व को महसूस कर रहा था। वो एक अनुशासित सैनिक की तरह अपने सवार के साथ नगर द्वार की तरफ सरपट दौड़ने लगा और उसे सीधा महल में ले गया। प्रधान सेनापति महल में घोड़े से उतरा। उसने अपनी वर्दी ठीक की और अपने घुड़सवारी वाले जूतों की तरफ देखा।
तब अपने आप से संतुष्ट होकर ऊपर देखा। वो हैरान रह गया, उसके स्वागत को वहां कोई मौजूद नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। बरामदे में कमरों के सामने से निकलते हुए उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां भी उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, बढ़िया निशाना। अरे मुझे देखो, अरे मेरा कंचा कहाँ गया? बच्चे, प्रधान सेनापति ने आश्चर्य से कहा। अगले ही क्षण वो केंद्रीय दरबार में था, जहां बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य उसका स्वागत कर रहा था। महान व्यक्तियों और दरबारियों के बीच राजगद्दी पर मुकुट लगाकर बैठे राजा की बजाय उसने वहां 2 लड़कों को फर्श पर घुटने टेक कर कंचे खेलते पाया। वो उसी जगह जैसे जड़ हो गया। लड़के अपने खेल में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। पहले तो वो कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर चतुराई से 1-2 बार खांसा। तब कहीं जाकर उसमें से एक बच्चे ने सिर उठाकर उसे देखा। दोनों की आंखें मिली। तुम कौन हो? छोटे बच्चे ने पूछा, जबकि एक कंचा अब भी उसकी उंगलियों में था। अपने आश्चर्य के बावजूद उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मवाना के राजा का प्रधान सेनापति हूं। उसने आगे कहा, मैं महल पर कब्जा करने के लिए आया हूं। पहले मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं, तुम अंदर कैसे आए? मवाना का राजा अवाक रह गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए वह अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए कहा, मैं मवाना का राजा हूं और वो आदमी मेरा प्रधान सेनापति है। कंचों की स्थिति पास से देखने के लिए लड़का थोड़ा झुका। तब उसने चमकते हुए कंचे को अपने साथी की तरफ लुढ़काया और उस कंचे ने एक दूसरे कंचे को बिना हिलाए डुलाए धीरे से छू भी लिया। उसके उस तेज और सुंदर निशाने से वहां का सारा दृश्य ही बदल गया। अब उसने अपने पास खड़े आदमी पर आंखें गड़ाई और कहा, तुम एक राजा हो सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें खेल में बाधा डालने का अधिकार नहीं मिल जाता। मवाना का राजा उससे सहमत होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन इससे वो परेशान दिख रहा था। वो उस छोटे से लड़के के बारे में ही सोचता रहा। वो लड़के के साहस और उसकी स्पष्टवादिता की सराहना किए बिना ना रह सका। लड़के ने फिर से उसकी तरफ देखा। क्या ये मुकुट तुम्हारा है? राजा ने घमंड से कहा, हाँ है। इसे पहनकर तुम बड़े अजीब लगते हो। लड़का आगे बोला, इसे उतार दो, तुम इसमें सचमुच जोकर लगते हो। आज तक किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा था। मवाना का राजा कांप उठा, लेकिन उसने वही किया जो लड़के ने कहा था। उसने अपना मुकुट दीवार में बने आले में रख दिया। सच्चाई ये थी कि अब वो भी कंचों के छोटे से संसार में शामिल होने वाला था। क्या तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहोगे? नन्हे राजा ने पूछा और मवाना के राजा ने हाँ में सिर हिलाया। आ जाओ फिर, लड़के ने कहा। मवाना के राजा अच्छे कंचे खिलाड़ियों की तरह झुककर पालथी मारने की स्थिति में हुआ, लेकिन उसके कपड़े बहुत तंग थे। तुम्हें अपना कोट उतारना होगा, लड़के ने उपयोगी सलाह दी। इसे पहने पहने तुम ठीक से नहीं खेल पाओगे। मवाना के राजा को लड़के की सलाह में तर्क नजर आया। ये धातु की क्या चीजें लगी हुई हैं? लड़के ने पूछा। मवाना के शक्तिशाली शासक ने कहा, ये तमगे हैं जो मुझे लड़ाइयां जीतने पर साहस और वीरता के लिए दिए गए हैं। आखिर वाक्य बोलने से पहले वो थोड़ा रुका। मुझे एक शक्तिशाली योद्धा माना जाता है और मैं अपनी बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध हूं। इस पर लड़के ने कहा, लड़ाइयां जीतने के लिए? तुम मजाक कर रहे हो? लड़ाइयां जीतना बहादुरी कैसे हो सकती है? मैं लड़ाई के बारे में जानता हूँ। लोग लड़ाई में मारे जाते हैं, आदमी, औरतें, बच्चे सब मारे जाते हैं,
और उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। ओह, युद्ध बहादुरी कैसे हो सकता है? मवाना के राजा ने अपना कोट उतारा और उसे इस ढंग से तह किया कि तमगे दिखाई ही न दें। अब वो उन पर गर्व महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपने नग जड़े चमड़े के पट्टे को ढीला कर दिया और रेशमी लबादे को उतार दिया। अचानक उसने अपने शरीर और हृदय को हल्का महसूस किया, जो उसने बचपन के बाद से अब तक कभी महसूस नहीं किया था। तब उसकी उम्र उतनी ही होगी जितनी कि सामने वाले दोनों लड़कों की थी। प्रधान सेनापति झुककर ध्यान से कंचे का निशाना साध रहा था। मवाना का राजा अपनी सांस रोककर उसे देख रहा था। तुम चूक गए, राजा चिल्लाया। नहीं, मैं नहीं चूका, प्रधान सेनापति चिल्लाया। इसने दूसरे कंचे को छू लिया था। तुम बेईमानी कर रहे हो, राजा चीखा। अब मेरी बारी है। जल्द ही दरबार कंचों के 4 खिलाड़ियों और उनके कंचों की आवाजों से गूंज उठा। जब सूर्य अस्त होने जा रहा था तब भी वे खेल रहे थे। प्रधानमंत्री अब तक बिना शर्त समर्पण के कागज तैयार करने में व्यस्त था। अब आखिरी कागज पर राज्य की मोहर लगाकर वो नन्हे राजा की तलाश में निकल पड़ा। दरबार हॉल में प्रवेश करते ही वो रुक गया। अचरज से उसकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। वो चतुर व्यक्ति था, इसलिए उसे मवाना के राजा और प्रधान सेनापति को पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी। हालांकि दोनों में से कोई भी अपनी राजसी पोशाक में नहीं था। वो अभी उसी तरह खड़ा ही था कि सैनिकों के चलने की आवाजें आने लगी। ये मवाना की सेना है, एक नौकर ने कहा। वो लोग ये देखने के लिए आए हैं कि क्या मामला है। राजा और प्रधान सेनापति अब तक वापस क्यों नहीं लौटे? राजा ने ऊपर देखा और अपने सैनिकों को पहचानते हुए चिल्लाकर कहा, अंदर आओ और हम लोगों के साथ खेलो। तब अपनी राजसी शिष्टा को याद करते हुए नन्हे राजा की तरफ मुड़ा और उससे इजाजत देने को कहा। नन्हे राजा ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरे पास कंचों का इतना भंडार है कि ये सब भी खेल सकते हैं। दरबार हॉल कंचों की आवाजों से गूंज उठा। शांति समझौते के पन्ने धुएं में विलीन हो गए। बच्चे विद्यालय जाते रहे और आदमी अपने काम धंधों पर। लोरियां गाई जाती रहीं। रसोई घरों से धुआं उठता रहा। जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। छोटे राज्य में कोई नहीं जान पाया कि मवाना ने कभी उनकी घेराबंदी की थी। पुस्तक राजा जो कंचे खेलता था यहीं समाप्त होती है।